आलोकनाथ एकाएक बम की तरफ फूट पड़े। क्रोध से उनका दुबला पतला शरीर कांपने लगा। सामने नीचे फर्श पर दीवार से पीठ टिकाए उनकी बेटी महिमा, जिसे वह प्यार से माही कहकर बुलाते थे, बैठी थी और उनके आगे किताबें कापियां बिखरी पड़ी थी। पापा का तमतमाया चेहरा और गुस्सा देख वह कांप गई। दफ्तर से लौटे अभी उन्हें कुछ ही देर हुई थी। एकाएक उन्हें क्या हो गया, माही समझ नहीं पाई, पर अधिक देर भी ना लगी उसे पापा के गुस्से का कारण जानने में। अब वह अपना सिर घुटनों में छिपाकर रो रही थी। पति के चीखने चिल्लाने की आवाज़ जब शीला के कानों में पड़ी तब वह रसोई में थी और उनके लिए चाय का पानी चढ़ा रही थी। दौड़कर बैठक में आई तो देखा आलोकनाथ माही पर बुरी तरह गरज बरस रहे थे। तो ये गुल खिलाए जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के बहाने इशकबाजी हो रही है, प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं। क्यों बोलती क्यों नहीं? उनका जी हो रहा था बढ़कर लगाए दो चार हाथ, लगा दे अकल ठिकाने, पर हाफते हुए वह दूर खड़े खड़े ही चिल्लाते रहे। यही सब रह गया था देखने को। बुढ़ापे में बाप की इज्जत को बट्टा लगाने जा रही है साहिबजादी। अब उन्होंने अपनी नजरें माही पर से हटाकर शीला पर गड़ा दी। तुम्हें भी कुछ खबर है क्या हो रहा है इस घर में? क्या करती रहती हो सारा दिन? शीला हक्का बक्का थी। इससे पहले कभी उसने पति को इस प्रकार गुस्से में नहीं देखा था। बाहर के लोग जब थू थू करने लगेंगे तभी तुम्हें पता चलेगा। देखो देखो तुम्हारी लाडली बिटिया क्या गुल खिला रही है। और उन्होंने कागज का एक पुर्जा शीला की ओर बढ़ा दिया। स्कूल की कॉपी के लाइनदार पन्ने पर लिखा यह एक प्रेम पत्र था जो आलोकनाथ को उस वक्त हाथ लगा जब वे बिटिया की एक किताब उठाकर उसे यूं ही उलटने पलटने लगे थे। पत्र पढ़कर भीतर एक भभूका सा उठा था आग का। गुस्सा काबू से बाहर हो गया था और वह माही पर बरस पड़े थे। पत्र पढ़कर शीला भी आग बबूला हो गई। हे भगवान, इज्जत मिट्टी में मिलने को तैयार है और वे बेखबर हैं। वह माही की ओर शेरनी की तरह झपटी। उसका दायां हाथ माही के खुले हुए बालों की ओर तेजी से बढ़ा। बालों के खींचते ही माही की जोरों से चीख निकल गई। सुबह शाम श्रृंगार पट्टी करने का राज अब समझ में आया। तभी कहूँ, हर समय आईने के आगे से महारानी का मुंह हटता क्यों नहीं था। हाथ में माही के बालों का गुच्छा अभी भी था और माही अपने बालों को माँ के मजबूत हाथ से छुड़ाने का भरसक प्रयत्न कर रही थी। कमबख्त को ज़्यादा ही जवानी चढ़ी है, इश्क का फितूर जागा है। जाने कब से चल रहा है यह नाटक। काफ़ी देर तक पति पत्नी दोनों बारी बारी से बेटी पर बरसते रहे। आलोकनाथ बंद होते तो शीला शुरू हो जाती। कभी दोनों अपनी किस्मत को कोसने लगते। बड़ी लड़की सीमा की परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई, दूसरी एक और आफत खड़ी कर रही है माँ बाप के सिर पर। रात को काफ़ी देर तक आलोकनाथ सो नहीं पाए, बस करवटें बदलते रहे। दिमाग में ढेरों बातों का जमघट मचा था। एक बात आती थी, एक जाती थी। कितना प्यार करते रहे हैं वह अपने बच्चों से। माही से तो कुछ अधिक ही लगाव रहा है उनका, पर उनके अधिक लाड़ प्यार का ही तो नतीजा है यह। पास ही की चारपाई पर शीला भी रह रहकर करवटें बदल रही थी। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही थी। आलोकनाथ शीला की ओर करवट बदलकर धीरे से बोले, जाग रही हो क्या? हूँ, शीला ने हुंकार भरा। कौन है ये लड़का? आलोकनाथ बेकल से थे जानने को। अरे वही 2 नंबर गली की सरला का बेटा, जिसका पति पिछले साल एक्सीडेंट में मरा था। पत्नी का उत्तर सुनते ही आलोकनाथ लेटे लेटे जैसे एकदम से उछल पड़े। ठाकुर की लड़की का नीच जात के लड़के से प्रेम? हे भगवान, यही सब दिखाना था। फिर काफ़ी देर तक शीला ना बोली ना वे। एक सन्नाटा सा तना रहा दोनों के बीच। सन्नाटे की इस दीवार को तोड़ा शीला ने बहुत देर बाद। मैं तो कहूँ, जल्दी से कोई लड़का वड़का ढूंढो इसके लिए, छुड़ाओ पढ़ाई लिखाई और करो इसका भी ब्याह। कुछ ना होने का इस बीए फीए से। लड़की हाथ से निकलती दिखती है। आलोकनाथ कुछ नहीं बोले, सिर्फ सुनते रहे।
उन्हें लगा शीला ठीक कह रही है, माही का ब्याह कर देना ही उचित है। ज़्यादा ढील बढ़ती तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। आजकल की लड़कियां क्या कुछ ना करा दें। अगले दिन ही साल में कभी कभार 2-4 रोज की छुट्टी लेने वाले आलोकनाथ ने अपने दफ्तर में इकट्ठी 15 दिन की छुट्टी ले ली। लड़की के लिए लड़का ढूंढना है तो घर से बाहर निकलना ही होगा। जात बिरादरी में लड़का तलाशना कोई आसान काम है आजकल। सीमा के लिए कहाँ कहाँ मारे मारे नहीं भटके थे, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण, कभी पूरब तो कभी पश्चिम। जहाँ कहीं से कोई खबर मिलती दौड़कर पहुँच जाते थे वहाँ। किन किन रिश्तेदारों संबंधियों के पास नहीं गए थे वह। अब फिर वैसी ही दौड़ धूप करनी ही होगी ना। और पूरे 15 दिन उन्होंने दौड़ धूप की, यहाँ गए वहाँ गए, इधर गए उधर गए, सब तरफ दौड़ भागे, जहाँ जा सकते थे गए। लेकिन इतनी दौड़ धूप के बाद भी तो कहीं बात बनती नजर नहीं आ रही थी। कितने ही लड़के देखे, कभी घर बार ठीक नहीं तो कभी लड़का नहीं जमा। जल्दबाजी में बेटी कुएं में तो नहीं ढकेलनी है। बड़ी लड़की की बारी कितना ठोक बजाकर नाते रिश्तेदारों से पूछताछ कर रिश्ता तय किया था। उस वक्त वे लोग वैसे नहीं लगे थे। 50,000 से बात चलकर 35,000 पर तय हो गई थी। शीला के पास जो थोड़े बहुत गहने थे सब तुड़वाकर बेटी के लिए नए बनवा दिए थे। उन्होंने अपने फंड से फाइनल विड्रॉ के रूप में 25,000 रुपया निकाला था। बाकी का 4 रुपया सैकड़ा पर पकड़ा था जो अभी तक उतर नहीं पाया है। शादी के 2-3 माह बाद ही से लड़के वाले अपनी औकात पर आ गए थे। हर फेरे में सीमा से उम्मीद की जाती कि लौटते वक्त वह मायके से कुछ ना कुछ साथ लाएगी। और फिर शुरू हो गया कुछ ना लाने की एवज में यातनाओं प्रताड़नाओं का दौर। पिछले 2 सालों में किस किस तरह नहीं नोचा गया उनकी बेटी को। पिछले कुछ महीनों से बेटी के लगातार दर्द भरे पत्र आ रहे हैं उनके पास। आंसू भीगे सीमा के पत्र पढ़कर वे तिलमिला जाते हैं। भीतर ही भीतर जैसे कुछ टूटता चला जाता है बेआवाज़। गुस्से में गालियां बकने लगते हैं वे, साले भेड़िए। पर वह खुद को बहुत असहाय पाते हैं। क्या कर सकते हैं। कई बार जाकर खुद बात की, हाथ पैर जोड़े, पर वे तो चिकने घड़े हैं, असर ही नहीं होता। उल्टा उनकी बेटी को और यातनाएं देनी प्रारंभ कर देते हैं। कमीने, भुक्कड़, ये चाहिए वो चाहिए। रुपयों का पेट लगा है हमारे घर में जैसे। जब चाहा चादर भर ली। हो जाती एकाध उनकी भी बेटी तो पता चलता पराई लड़की को नोचने का। कभी कभी तो बहुत घबरा उठते हैं वे, कुछ पता नहीं कल क्या हो जाए। अखबार पढ़ते हैं तो दहेज के लालच में बहू को जिंदा जला दिए जाने की खबर उन्हें बुरी तरह कंपा जाती। कहीं उनकी बेटी भी। शादी ब्याह के नाम पर खुले आम व्यापार हो रहा है। लड़कों के मनचाहे दाम लगा रहे हैं। 50,000, 60,000 सुनते ही आलोकनाथ को पसीने छूटने लगते हैं। कहाँ से करेंगे वह इंतज़ाम इतने रुपयों का। रिटायर होने में 5-6 वर्ष है। कुछ सालों में तीसरी बेटी भी विवाह योग्य हो जाएगी। कौन देना इतना कर्ज। हे ईश्वर, गरीब को इस जमाने में लड़की ना दे। इस बीच माही माँ को चकमा देकर 2 बार अपने प्रेमी से मिल चुकी थी। इस पर कमरा बंद करके माँ ने उसकी हड्डियाँ भी सेकी है डंडे से, लेकिन वह अब ढीठ होती जा रही है। मार का उस पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा है। कॉलेज जाना बंद करा दिया गया है उसका। आलोकनाथ के कहने पर शीला सारा दिन कहीं पर नज़र रखती है। वह क्या कर रही है, कहाँ देख रही है, क्या पढ़ रही है। पत्नी यह सब बड़े चौकस होकर देखती है। माही को भी माँ को तंग करने में मज़ा आ रहा था। अब वह जानबूझकर कभी इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में। बाथरूम में घुसती तो घंटा घंटा लगाकर बाहर निकलती। कभी घर से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती और बेवजह ही मुस्कुराने लगती। माँ भीतर ही भीतर तिलमिलाती रहती। बेटी की हरकतों से परेशान होती रहती और कलपती रहती। आलोकनाथ दफ्तर जाने से पहले शीला को हिदायत देकर जाते और लौटकर दिन भर के किस्से शीला के मुंह से सुनकर परेशान
और दुखी होते। इन दिनों उनका रक्तचाप भी बढ़ने लगा है। कल रात सोए सोए उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा माही अपने बिस्तर पर नहीं है। वह उठे और पत्नी को जगाया। दोनों कमरे देखे, बाथरूम वगैरह देखा, माही कहीं नहीं थी। दोनों घबरा गए बुरी तरह। उन्हें अपनी इज्जत तार तार होती नजर आई। थोड़ी ही देर में माही पिछवाड़े से घर के अंदर घुसी और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। पति पत्नी दोनों गुस्से में दांत पीसते रहे। माही को कुछ नहीं कहा उन्होंने। रात के समय शोर शराबा करना उचित नहीं था। इसके बाद दोनों रात भर सो नहीं पाए। पूरी रात जागकर पहरा देते रहे। आलोकनाथ की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। हर समय वह खोए खोए और परेशान से रहने लगे। दफ्तर में काम में मन न लगना, नतीजन गलतियां होती और साहब से डांट फटकार सुनते। घर लौटकर बात बात पर शीला पर झुंझला पड़ते। कुछ भी खाने पीने को जी ना करता। भूख जाने कहाँ गायब होती जा रही थी उनकी। अव्वल तो उन्हें नींद ही नहीं आती। अगर आती भी तो बुरे बुरे सपने आने लगे। सपने में कभी उन्हें दिखाई देता उनकी बड़ी बेटी सीमा आग की लपटों से घिरी है और बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। वह सामने खड़े हैं और बेटी को बचा नहीं पा रहे हैं। कभी उन्हें दिखाई देता वह जबरन माही की शादी कहीं और कर रहे हैं। बारात आने को है, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है कि अचानक हाहाकार मच जाता है। उनकी बेटी पंखे से लटककर आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार के सपने देख वह घबराकर उठ जाते। उनका पूरा शरीर पसीने पसीने हो जाता। फिर पूरी रात उन्हें नींद न आती। सांस तेज तेज चलती रहती और वह उठ उठ कर पानी पीते रहते। आज भी उनकी नींद आंखों से कोसों दूर है। उनकी सोच का पहिया तेज गति से घूम रहा है। क्या करे क्या ना करे की उधेड़-बुन चल रही है उनके भीतर। वह देख रहे हैं कि बेटी बेशर्म होती जा रही है दिन ब दिन। मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई है उनकी बेटी को लेकर। जात बिरादरी में बेटी की शादी करने की उनकी तमाम कोशिशें रेत की दीवारें साबित हो रही है। उनके बूते से बाहर है बिरादरी में शादी करना। अगर कर्जा पकड़कर कर भी दी तो क्या गारंटी है कि बेटी सुखी रहेगी। तो क्या जात बिरादरी से बाहर बेटी की शादी कर दे उस नीच गैर जात के लड़के से? लोग क्या कहेंगे? नाक कट जाएगी बिरादरी में, सब थू थू करेंगे। पर जात बिरादरी में करने से भी तो क्या फ़ायदा? बिरादरी में ही तो की थी बड़ी लड़की की शादी। इतना खर्च करके भी क्या मिला सिवाय दुख और परेशानी के? कहाँ चले जाते हैं सभी रिश्ते नातेदार? जब लड़की को दहेज लालच में तरह तरह से परेशान किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर आत्महत्या करने को विवश कर दिया जाता है, तब कहाँ होते हैं बिरादरी के लोग? कौन साथ देता है तब आगे बढ़कर? कौन बेटी के माँ बाप के दुख को अपना दुख समझकर आवाज़ उठाता है? ऐसे जुल्म के खिलाफ कोई नहीं समझाता भूखे भेड़ियों को जाकर। कोई नहीं करता उन्हें जात बिरादरी से बाहर। कोई नहीं करता उन पर थू थू। जाने कितनी ही देर तक उनके जहन में सवालों के बवंडर उठते रहे। उन्होंने उठकर समय देखा। रात्रि के 12:25 हो रहे थे, यानी दूसरा दिन शुरू हो गया था। उन्होंने उठकर पानी पिया और फिर बिस्तर पर आ गए। शीला भी जाग रही थी। सहसा आलोकनाथ ने पूछा, तुमने देखा है सरला का लड़का? कैसा दिखता है वह? शीला इस प्रश्न पर उनके चेहरे की ओर देखने लगी। वह हतप्रभ थी उनके प्रश्न पर। दिखने में अच्छा है, शीला ने धीमी आवाज में कहा। पर क्या? गैर जात का है तो क्या? लड़का अच्छा हो तो? आलोकनाथ को लगा एकाएक उनका स्वर ऊंचा हो गया है, अनायास ही। गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? नाक ना कटेगी? और अगर लड़की के साथ भाग गई तो क्या बची रहेगी नाक? देख लो, बिरादरी में बड़ी थूथू होगी। होने दो, बिरादरी वाले थूथू करते हैं तो करने दो। अब कौन सा साथ दे रहे हैं? दहेज ना जुटा पाऊंगा तो क्या बेटी कुंवारी बैठी रहेगी? जात बिरादरी में सीमा की शादी करके नहीं देखा तुमने? आलोकनाथ बोले जा रहे थे। शीला चुप रही, कुछ न बोली। पति कुछ गलत तो नहीं कह रहे थे। उनकी आंखों के आगे बड़ी बेटी का पीला जर्द चेहरा घूम गया। भेड़ियों के हाथ ब्याहती बेटी। अब कोई नाते रिश्तेदार सामने नहीं आता।
कोई नहीं समझाता उन्हें। जाट बिरादरी के लोगों को सांप सूंघ गया है जैसे। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी। आलोकनाथ पत्नी की चुप्पी को मौन स्वीकृति समझ बोल उठे, तो ठीक, कल चलेंगे दोनों सरला के घर, अब सो जा। और उन्होंने उठकर बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेट सोने लगे। उनके मन में जो अशांति थी, आज इतने दिनों की जो बेचैनी थी, वह मिट चुकी थी, क्योंकि उन्होंने जो फैसला लिया था उससे वह चैन की नींद सो पाएंगे और बेटी भी अपने मनचाहे वर के साथ खुश रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।